इंडिया रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। अपने देश की प्रोग्रेस को देख के खुश होने ही वाला था कि इंटरनेट पे एक रैंडम कीबोर्ड वॉरियर का कमेंट देख लिया। अरे ये सब प्रोपागेंडा है, जीडीपी पर कैपिटा तो देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स तो देखो, ये खुश कैसे हो सकते हैं इसको लेके, पर जीत कहीं के। और ये हमेशा होता है, जब भी कुछ अच्छा सुनने को मिलता है इंडिया के बारे में, थोड़ी देर में कोई बुद्धिजीवी अपने अनवारंटेड ओपिनियंस लेके आ जाता है मेरी फीड में। अरे ये गरीब लोग चांद तक कैसे पहुंचे, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री भी है इनके पास, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है ये लोग। मैं नहीं मानता, ये सब प्रोपेगेंडा है, समझे। और जब भी कुछ अच्छा हो रहा हो इंडिया में, गलती से भी फेसबुक पे मत जाना। मतलब जैसा लगता है पड़ोसी देशों के सारे नल्ले अचानक मीमर बन गए हैं। इनका एंटी इंडिया रेटोरिक कभी खत्म नहीं होता। उनको इस मीम वॉर में इंडिया से जीतने में अलग ही परम आनंद मिलता है। और ये बस वेस्टर्न बुद्धिजीवी और पानी मांगने वाले नहीं कहते, इनमें मैक्सिमम हमारे अपने होम ग्रोन ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी होते हैं। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना भी एक अलग ही सब कल्चर बन गया है इंटरनेट पे। वो करी खाते हैं, स्कैमर होते हैं, डिओड्रेंट नहीं लगाते, जॉब्स चुराते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही बोझ है धरती पे। फिर आते हैं वो गोल्डन वर्ड्स, यू गाइस डोंट नो हाउ टू टेक अ जोक। अरे अगर तुम्हारे सड़े हुए ह्यूमर को कोई वैलिडेट नहीं कर रहा तो वो लेम हो गया। ये कोई नेशनलिस्ट रैंट नहीं है और कृपया हम पे कोई लेबल ना चिपकाए। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है देश में। करप्शन, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक सेंस अभी भी हमारा सबसे बड़ा सरदर्द है। इश्यूज अभी बहुत है इंडिया में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और रेसिज्म या ब्लाइंड हेट के बीच का डिफरेंस समझना जरूरी है। वेस्टर्न दुनिया इंडिया को तभी याद करती है जब या तो उनको किसी सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री से खुद को कंपेयर करना होता है, या फिर जब इंडिया की ऑडियंस चाहिए होती है। और हमारे प्यारे देशवासियों का गोरा स्किन को इंटेलेक्ट से जोड़ने वाला ऑब्सेशन खत्म ही नहीं होता। अब तो जैसा लगता है ये जेनेटिक हो गया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैदा आटे से बेटर है। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा गोरा है। जिसको भी बेसिक न्यूट्रिशन की समझ है, उसको पता है कि जो भी ये मानता है उसके दिमाग में कॉलोनाइजेशन का मैदा भरा है। फैशन हो, म्यूजिक हो, मूवीज हो, पॉप कल्चर, जब तक वेस्टर्न वैलिडेशन का ठप्पा नहीं लगता तब तक वो चीज सब स्टैंडर्ड, लोकल, लो क्वालिटी की होती है। और यही समस्या है जिसको समझने के लिए थोड़ा कल्चरल हेजेमनी समझना जरूरी है। कल्चरल हेजेमनी का मतलब बेसिकली किसी एक पावरफुल कल्चर, ग्रुप, देश या कम्युनिटी का दूसरे कल्चर्स पे डोमिनेट करना, उनके बिलीफ्स, वैल्यूज, मॉरल्स और बिहेवियर्स को खुद के फायदे के लिए चेंज करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट दिया था अंटोनियो ग्राम्सी ने 1930s में, जिससे हम सोसाइटी के पावर डायनामिक समझ सकते हैं। जो डोमिनेंट या पावरफुल कल्चर होता है, जिसे हेजेमॉन कहते हैं, वो बाकी कल्चर्स को कमजोर कर देता है और उनमें जो लोग होते हैं उनकी आइडेंटिटी और दुनिया को देखने के तरीके को बदलने लगता है अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए। और एक टाइम पे ये जैसे एक नया अनक्वेश्चनेबल नॉर्म बन जाता है। टेक के नाम पे दुनिया माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को जानती है, कोला के नाम पे कोका कोला, और ग्लोबल म्यूजिक के नाम पे एड शीरन और टेलर स्विफ्ट। कल्चरल हेजेमनी एक सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का टूल भी हो सकता है, जिससे एक देश अपनी रेपुटेशन और गुडविल बाकी दुनिया के सामने सुधार सकता है। मीडिया, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और आइडियोलॉजी जैसे टूल्स से। अभी मेन समस्या है कि बाकी के जो कल्चर्स होते हैं वो उस हेजेमॉन या कह सकते हैं उसके पीआर कैंपेन को देख के अपने मन में खुद के कल्चर को नेचुरली इंफीरियर डिक्लेयर कर देते हैं, और पता भी नहीं लगता जब ये हो रहा होता है। ये उनके बिहेवियर में दिखने लगता है। इंडिविजुअल लेवल पे ये एक गंदा एक्सपीरियंस हो सकता है, एक ट्रैप जिसमें वो इंसान पूरी जिंदगी फंसा रहता है, कभी स्किन कलर और भाषा को लेके, तो कभी खाने और फैशन को लेके। रूलिंग क्लास या हेजेमॉन अपनी आइडियोलॉजी को कॉमन सेंस बना देता है धीरे धीरे। फिर वो सही गलत जो भी करे सब एक्सेप्टेबल बन जाता है। इसीलिए वहां के लोगों को पैदा होते ही गिफ्ट में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये साफ दिखता है कैसे वेस्टर्न दुनिया ने बाकी की दुनिया को अपने सॉफ्ट पावर से डोमिनेट किया है। लेकिन ये हुआ कैसे, और क्या इन स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया जा सकता है?
गोगो के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर प्रेजेंटेशन शुरू होने के 10 मिनट पहले उसके सीनियर्स उसका प्रोजेक्ट जला देते हैं और फाइल डिलीट कर देते हैं। सिर्फ कवर छोड़ देते हैं जिस पर लिखा है डिलीट इंडिया। उसको 3 हफ्ते हुए हैं ब्रैम्पटन कनाडा में आए हुए और यहाँ उसका एक भी दोस्त नहीं है। उसकी ईमेल पे एक फाइल आती है किसी अननोन सेंडर से। उस फाइल में सेम टॉपिक पे एक रिसर्च पेपर की सॉफ्ट कॉपी है। नीचे लिखा है जो भी लिखा है इधर वहां पढ़ दो जाके। गोगो ज्यादा सोच विचार नहीं करता और उसी पेपर को प्रेजेंट करने लगता है। कॉलोनियलिज्म के समय पे बड़े पावर्स या देशों ने अपनी भाषा, धर्म और बिहेवियर्स को कॉलोनाइज देशों पे थोपना शुरू किया। कॉलोनीज या गुलाम देशों के एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न हिस्ट्री, लिटरेचर और वैल्यूज को सबसे ऊपर दिखाया जाता था। इससे वेस्टर्न सुपीरियरिटी को नया नॉर्म बनाया गया। धीरे धीरे रेनेसेंस, बरोक और मॉडर्निज्म जैसे आर्ट मूवमेंट्स ने वेस्टर्न एस्थेटिक्स को स्टैंडर्ड बनाया, जो कि ग्लोबल स्केल पे उनके डोमिनेंस को दिखाते हैं। आज हॉलीवुड मूवीज, वेस्टर्न म्यूजिक और टीवी शोज का प्रेजेंस दुनिया के हर कोने में दिखता है। ये हमारे डिसीजंस, आइडियल्स, कपड़े और लाइफस्टाइल को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के डोमिनेंस से वेस्ट को एक बड़ा कम्युनिकेटिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यह भाषा दुनिया भर में बिजनेस, साइंस और डिप्लोमेसी में लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है। और कुछ गिने चुने कॉर्पोरेशंस जो ग्लोबल मीडिया का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पब्लिक का अटेंशन कहाँ होना चाहिए, कब, और उसके हिसाब से एजेंडा सेट करते हैं। सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो इमेज है आज दुनिया के सामने, ये इन्हीं की कृपा है। क्लास के लास्ट रो से कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, शट अप यू स्कैमर, डोंट रिडीम, डिलीट इंडिया। पिछले 1 हफ्ते से गोगो और उसके इंडियन फ्रेंड्स की रैगिंग अचानक बढ़ गई है उसकी यूनिवर्सिटी में। टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं इंडियन कम्युनिटी पे, रेसिस्ट मीम पेजेस और एंटी इंडिया रेटोरिक बढ़ गए हैं अचानक, जैसे कोई एक एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है। गोगो को उसकी दोस्त गीगी का कॉल आता है इंडिया से। 2 मार्क्स से उसका कट ऑफ नहीं निकला। वह फ्रस्ट्रेटेड है रिजर्वेशन सिस्टम से। वो 1 साल से मास्टर्स करने के लिए इंडिया से बाहर जाना चाहती है, लेकिन कभी उसका वीजा अप्रूव नहीं होता तो कभी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है। गोगो उसको कहता है कि कनाडा में कुछ नहीं रखा। एक टाइम पे दुनिया भर से लोग भारत में आते थे पढ़ने के लिए। गीगी उसको कहती है कि इस ज्ञानबाजी से उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सुबह एक छोटे से काम के लिए उसको किसी ऑफिसर को टेबल के नीचे से पैसे देने पड़ गए। बाहर निकल के देखा तो कुछ गुंडे एक स्टूडेंट को पीट रहे थे उनकी रीजनल भाषा में बात नहीं करने के लिए। वो बस 1 दिन के लिए वहां एग्जाम देने गया था। आगे देखा उसने एक ट्रक का एक्सीडेंट, मेन रोड पे पॉट होल्स की वजह से। आज का पूरा दिन खराब गया उसका। अब जैसे इस देश से मन भर गया उसका और वो जैसे तैसे छोड़ना चाहती है बस। एक दिन गोगो अपने एक दोस्त को देखता है किसी लड़की से आर्ग्यू करते हुए। गोगो के दोस्त ने उसको कॉफी के लिए पूछा तो उस लड़की ने बोला, "Ew, I don't date South Asians, especially Indians." गोगो अपने दोस्त से कहता है उस लड़की की आंखों पे कंफर्मेशन बायस का चश्मा लगा है। उसके इंडियंस को लेके स्टीरियोटाइप्स जब टूटेंगे तभी वो उससे इंसानों की तरह बात करेगी। गोगो को गीगी का कॉल आता है। वो रोते हुए उसको कहती है कि उसके एडमिशन काउंसलर ने फीस के पैसे लेके उसको ब्लॉक कर दिया और अब उससे बात नहीं हो पा रही। वो कनाडा के डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ रैंडम स्टडीज में एडमिशन लेने वाली थी। गोगो उसका फॉर्म देखता है और कहता है कि ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर पूछता है वो इतनी डेस्परेट क्यों है बाहर जाके पढ़ने के लिए। गीगी कहती है कि वो बाहर ही सेटल होना चाहती है। फॉरेन करेंसी में वो ज्यादा कमा पाएगी इंडिया के कंपैरिजन में, सेम जॉब में, और लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगी उसकी। गोगो गीगी से उस आदमी का एड्रेस लेके जाता है उससे बात करने, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। गीगी को उसी सेंडर का ईमेल आता है जिसने गोगो को वो फाइल भेजी थी। वो उससे पूछता है कि उसको अपने देश और कल्चर से इतनी नफरत क्यों है। गीगी उससे पूछती है कि वो है कौन। वो कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। गीगी कहती है कि उसके देश में कुछ भी ठीक नहीं है, लोग अजीब है, सिविक सेंस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, मिडिल क्लास पे सारा टैक्स बर्डन है, गाड़ी, एसी जो खरीदने जाओ उस पे इतना टैक्स देना पड़ता है। उसके पास कोई रीजन नहीं है यहाँ रुकने का, इसीलिए वो वेस्ट में ही पढ़ाई और जॉब करके सेटल होना चाहती है। वो सेंडर उससे पूछता है कि उसका वेस्टर्न दुनिया का ये परसेप्शन बना कहाँ से। वो बताती है कि उसका वेस्ट को लेके इमेज मोस्टली इंटरनेट, मीडिया और पॉप कल्चर पे बेस्ड है। गीगी ईमेल पे देखती है उसके पास उस सेंडर से एक वीडियो आई है। वो प्ले करती है।
तुम लोग एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी में जी रहे हो और जिन चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो उतनी ज़रूरी है भी नहीं। डोमिनेंट आइडियोलॉजी और पावरफुल कल्चर्स के खिलाफ सब कल्चर्स तैयार होते हैं उनको काउंटर करने के लिए। जैसे म्यूजिक में पंक और हिप हॉप मूवमेंट शुरू हुए थे कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए। ये मेन स्ट्रीम नैरेटिव को चैलेंज करते हैं और एक ऑल्टरनेटिव कल्चर देते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का भी इसमें एक बड़ा रोल है क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म देता है डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू करने के लिए। म्यूजिक और सिनेमा कल्चरल एक्सप्रेशन के पावरफुल टूल्स है क्योंकि ये इमोशंस, आइडियाज और आइडेंटिटीज को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जेन्युइनली अपने कल्चर को रेस्पेक्ट देना होगा यूनाइटेड रह के। कुछ लोग तो खुद को इंडियन बोलने के पहले पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, अपर क्लास, ये कास्ट वो कास्ट लगा के स्पेसिफाई करते हैं कि वो एक स्पेशल टाइप के इंडियन है। फिर बोलेंगे इंडियन आइडेंटिटी को बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अरे कौन सी आइडेंटिटी? तुम तो अपने ही देश में दूसरे स्टेट्स के लोगों की जान के दुश्मन बन के बैठे हो। पहले खुद के दिमाग से हेजेमनी को निकालो। देश की करंट सिचुएशन खराब है तो सुधारो, लेकिन इस कल्चर से, इस सिविलाइजेशन से इतनी नफरत मत करो। तुमको इंडियन आइडेंटिटी से तभी मतलब होता है जब उसको रीब्रांड किया जाता है, जब योग को योगा बना देते हैं और कर्म को कर्मा। तुम्हें जाके जहां पढ़ना है, जो करना है करो, एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी के साथ जीना है वो भी करो, लेकिन ये एक कल्चर के साथ मिस इन्फॉर्मेशन और अनजस्टिफाइड हेट्रेड का क्या पॉइंट है? इनसे वैलिडेशन लेने के लिए जिनका पूरा सिविलाइजेशन कॉलोनाइजेशन पे बना है। डोमिनेंस, सुपीरियरिटी और इंटेलिजेंस को किसी एक कल्चर या स्किन कलर से जोड़ना बंद करो। दूसरे कल्चर्स और देशों के साथ कोलैबोरेशन से क्रॉस कल्चरल डायलॉग भी पॉसिबल है। इससे इंडिया के बाहर के लोग भी इसके आर्ट और कल्चर को जानेंगे और समझेंगे। आर्ट से कल्चर का एक्सचेंज हो सकता है, नए रास्ते बनाए जा सकते हैं, इससे एक अच्छा गुडविल बनाया जा सकता है जो अल्टीमेटली इंडिया के रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस को ग्लोबल स्टेज पे इंप्रूव करेगा। ऐसे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल फोर्स बन के ग्लोबल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। तो क्या इससे इंडिया में सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे? नहीं। अगर तुम्हें जेन्युइनली अपने इंडियननेस को एक्सेप्ट करना है, रेस्पेक्ट देना है, तो सामने वाले को तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है बोलने की जगह थोड़ी एम्पैथी दिखाओ, समझने की कोशिश करो। बेसिकली इंसान बनो, सिविक सेंस लेके आओ, करप्शन खत्म करो, पॉलिटिशियंस को पूजना बंद करो, लोकल आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। जरूरी नहीं कि जो वेस्ट का है वो प्रोग्रेसिव और अच्छी क्वालिटी का ही होगा। खुद जानो और सीखो क्या सही क्या गलत, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करो, न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के बीच का डिफरेंस समझो। एट द वेरी लीस्ट खुद की हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करो। फिर वो सेंडर गीगी को उसके पैसे भेज के एक और ईमेल भेजता है जिसमें उस एडमिशन काउंसलर का एड्रेस है जो इंडिया में ही है। वो गीगी को कहता है कि वो चाहे तो उस पर केस कर सकती है। गीगी उस सेंडर को कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वो कहता है कि वो जब कनाडा आएगी तब आ जाए उससे मिलने गोगो के साथ। गीगी और गोगो उस सेंडर के घर आए हैं। वो गेट खोल के देखते हैं, सामने एक सेटअप है जो एक बड़े सुपर कंप्यूटर जैसा दिख रहा है। एक स्क्रीन पे लिखा है, मेरी वाइफ उस यूनिवर्सिटी की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और नीचे लिखा है डोडो।